सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा भी आज का जो सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स पेपर सेकंड की तो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भर्ती आती है आ भी रखी है, इसके अलावा आप एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की जो भर्ती आती है, आप ईएमआरएस में आपके जूनियर अकाउंटेंट है, स्कूल लेक्चरर है, जूनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, यानी तमाम उन भर्तियों में आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। जो भी साथी अकाउंट असिस्टेंट की और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से आज का जो सेशन है वो कारगर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आपसे वही निवेदन है कि फटाफट आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। ये काम आपको करना है। और साथ में मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले, क्योंकि जब मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा तो फिर अपन सेशन में टॉपिक की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, तो सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और जो आपका शेयर बटन है उसको दबाते हुए अपने आज के सेशन को व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जो कॉमर्स के 27,000 विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भरा है उनको भी आज का जो सेशन है वो फायदेमंद लगना चाहिए। ठीक है साथियों, इसके अलावा और भी कोई एग्जाम है जो वर्तमान में अपन बात करें तो आपकी अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम आ रखी है आपकी एनआरएचएम में और साथ में महात्मा गांधी नरेगा में, है ना। दोनों ही पोस्ट है वो संविदा पर है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के नाम से उसको जानते हैं, पाठ्यक्रम आपका वही है। तो इसलिए फटाफट अपने को सेशन शेयर करना है और फिर मैं काम की बात है वो करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपन क्या करेंगे, काम की बात करेंगे, अन्य किसी प्रकार की कोई बकवास नहीं करेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि अपना जो ये खरीद लो और वो खरीद लो, नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा खरीदना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है साथियों, तो देखो अपन बात करेंगे साझेदारी के 1 से लेकर 4 पॉइंट टॉपिक है, चैप्टर है। उसमें अपन ने पहला है जो साझेदारी का एक सामान्य परिचय है, उसमें अपन बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक साझेदारी का गठन होता है, कौन सा अधिनियम है जो ये कहता है कि साझेदारी का निर्माण किया जा सकता है, और वो नियम है आपका भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया था। और उसमें कहा गया था कि भाई कि सीमित जो आपका सीमित प्रबंध चातुर्य होता है ना, पूंजी की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति के लिए आप एक साझेदारी फर्म का गठन कर सकते हैं। और उसमें कहा कि कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपन ने देखा था कि अगर साझेदारी विलेख है वो मूक रहता है या साझेदारी विलेख का अभाव होता है तो वहां पर कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई होती है, उसकी भी अपन ने चर्चा कर ली है। जिन साथियों ने उन सेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज एंड प्लीज आप एक बार उनको वॉच जरूर करें। फिर आप कहोगे कि वास्तव में जो चीज बताई है वो एकदम परफेक्ट है ना। ऐसी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलती होगी, है ना। पूरे के पूरे जो मेरे हैंड्स नोट है उनको मैंने एक डिजिटल मोड में आपको उपलब्ध करवाया। बाकी तो क्या करते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा जो हैंड्स नोट है उनकी गाइड बना देते हैं और कहते हैं कि भाई 100 रुपए में खरीदो, 200 में खरीदो, 500 में खरीदो। आपको खरीदना कुछ भी नहीं है, सारी चर्चा है वो यहीं पे होने वाली है और वो भी आपकी क्लैरिफिकेशन के साथ होने वाली है। ठीक है, तो देखो अपन आज बात करेंगे, सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, है ना। क्वेश्चन की बात करूंगा क्या है कि राम, श्याम और मोहन साझेदारी फर्म में एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए, श्याम ने प्रारंभ में 50,000 लगाए और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ा दिया। फिर 8 माह के अंत तक इसमें से 5,000 निकाल लिए। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपए निकाल लिए। फर्म का वर्ष भर का जो लाभ है वो कितना है, 5,10,000 है। साझेदारों ने
वर्ष भर में उनकी पूंजी के आधार पर आपका लाभ का विभाजन करना है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, पूंजी के आधार पर। अब देखो यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी जटिल कैलकुलेशन होगी, वो अपने को समझनी होगी। कई बार इस तरीके की बातें देखकर सिर्फ और ये सिर्फ पूछ लिया जाता है कि इसमें विभाजन अनुपात क्या होगा, यहां तक भी पूछा जा सकता है। इसमें मैंने प्रॉफिट और ऐड कर दिया है ना। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना। ठीक है, सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है राम। तो राम की पूंजी, राम है वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है और वो पूंजी कितने दिन रहेगी, 12 महीने रहेगी। तो राम की पूंजी हो गई आपकी 12 लाख। ठीक है, राम की पूंजी कितनी हो गई, 12 लाख। 2 नंबर कौन है, श्याम, है ना। श्याम की पूंजी, अब देखो श्याम क्या कह रहा है कि श्याम है वो 50,000 रुपए लेके आता और 3 माह के अंत में राशि कन्वर्ट कर देता। तो पहले 3 माह उसकी राशि कितनी है, 50,000 गुणा 3, यानी कितनी हो गई, 1,50,000, है ना। फिर क्या कह रहा है, 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 कर देता है। तो बढ़ के 50,000 से बढ़कर कितनी होगी, 50,000 से बढ़कर 60,000 होगी। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 60,000। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या कह रहा है, 8वें माह के अंत तक, यानी 8। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो क्या होगा, यानी 8। तो 8 में से 3 गए तो 5, तो 6 30, यानी 3 लाख ये हो गए। और फिर क्या किया उसने क्या किया कि 5,000 निकाल लिए 8वें माह के अंत में। तो 60 में से 5 निकाल लिए, है ना। तो कितने हो गए, और 55,000। और ड्यूरेशन कितने हो गई, 9 10 11 12, तो 4 महीने हो गए। तो 2 लाख ये हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल ये आपके कितने हो गए, है ना, 3 और 2 5 और 5 650 हो गए, है ना। कितने हो गए आपके, 650 है वो हो गए, है ना, 650 है वो हो गए। देखो थोड़ी सी इसमें अपने को कैलकुलेशन का जरूर अपने को ध्यान में रखना है। देखो ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखो अपने को क्या करना, 50,000 को 3 से गुणा किया तो 50,000 को 3 से गया 1.5 लाख हो गया। फिर आगे की हो गई 6 लाख, 6 लाख को अपन 5 से करेंगे तो 3 लाख हो गया। फिर 55,000 को 4 से करेंगे तो 55,000 को 4 से करेंगे तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये कितना होगा, 55,000 को 4 से करेंगे तो ये राशि कितनी होगी आपकी, 2,20,000 है वो होगी। और ये 2,20 होगी तो फिर ये राशि कितनी होगी आपकी, इसको काउंट करोगे तो 6,70,000। 1.5 और 2 और 3, तो 3 और 2 5 6 और 6,70,000। तो श्याम की पूंजी कितनी हो गई, 6,70,000। अब तीसरा कौन है, तीसरा है आपका मोहन। तो मोहन की पूंजी है, उसकी शुरुआत क्या कह रहा है कि मोहन ने प्रारंभ में 70,000 लगाए और 4 माह बाद, है ना, प्रारंभ में 70,000 लगाए तो 4, तो कितने हो गए 7 चौक 28। और उसके बाद क्या है 20,000 रुपए निकाल लिए, है ना। और आगे के टाइम में 70 में से 20 निकल गए तो कितने में बच गए 55, 50 और 8 करेंगे तो 50 को 8 से गुणा कर दो तो 8 पंजो 40, 4 लाख टोटल हो गए आपके 6,80,000। ये आ गई आपकी
पूंजी। तो यहां पर पूंजी अनुपात हो जाएगा अब ये हो गया आपके 12 लाख अनुपात, ये हो गया आपके 670 अनुपात, ये हो गया आपके 680, है ना। अब देखो इसको कि इसमें भी 4 है बिंदु, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो आपका अनुपात क्या रह गया 120 अनुपात 67 अनुपात 68, है ना। आपका अनुपात क्या हो गया, ये आपका अनुपात हो जाएगा 120 अनुपात 67 अनुपात 68, ये आपका अनुपातों का टोटल हो रहा है ना। तो पूंजी के आधार पर इसमें अपन के पास यही पूछा, क्या पूछा है कि पूंजी के आधार पर लाभ का आपको विभाजन करना है। तो पूंजी का अनुपात अपन ने निकाल लिया, पूंजी का अनुपात ये हो जाएगा। अब इसमें साथ में लाभ का विभाजन और पूछा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे अपने पी एंड एल इन्वेस्टमेंट, क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे अपने पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो बना देंगे। क्या करेंगे, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो बना देंगे। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, ये फिर आपका पर्टिकुलर हो जाएगा और ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, है ना। अब देखो इसमें दे क्या दे रखा है ना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक तो प्रॉफिट दे रखा है कितना 5,10,000, तो क्या लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,10,000, ठीक है। तो ये भी आपका 5,10,000 और ये भी आपका 5,10,000। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी नहीं है। तो इस लाभ को किस अनुपात में बांट देंगे अपन, किस अनुपात में बांटेंगे 120 67 और 68, यानी अनुपात क्या होगा इस अनुपात में अपने बांट देंगे, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 2 पार्टनर्स कैपिटल, है ना। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है आपके, सबसे पहले है राम, है ना। तो राम है, राम की राशि का हिस्सा कितना मिलेगा 5,10,000 मल्टीप्लाई राम को कितना मिल रहा है, राम को कितना मिल रहा है 120/255। उसी तरीके से सेकंड है आपका श्याम, तो श्याम को 5,10 मल्टीप्लाई 67/255। और तीसरा है आपका मोहन, 5,10 मल्टीप्लाई 68/255, है ना। ये इस तरीके से आपका जो 5,10,000 का जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से आपको बांटना है। यानी राम के हिस्से में 5,10,000 है, वो 1,20,000 की पूंजी पर आएंगे। उसी तरीके से श्याम और उसी तरीके से आपका जो है मोहन, तो ये राशि कितनी आएगी, राम के हिस्से में आएगी 2,40,000, है ना। श्याम के हिस्से में आएंगे 1,34,000 और इसके हिस्से में आएगी 1,36,000, है ना। कितनी कितनी आएगी 2,40, 1,34 और 1,36 है वो इनके हिस्से में आ जाएगी। तो देखो परीक्षा में मैं ये नहीं कहता इतना बड़ा सवाल आ जाए, लेकिन परीक्षा में ये जरूर आ सकता है ना, इस तरीके की चीज दे दे और फिर वो पूछ ले कि भाई आपको अनुपात है वो कैलकुलेट करना है। तो जिस साथी को आता है वो इजीली इसको अंडर 1 मिनट पूरा कर सकता है, यानी बिफोर 60 सेकंड में इसको कंप्लीट कर सकता है।
क्योंकि अपन मुख्य रूप से ये मानते हैं कि भाई अपनी एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट का अपने पास टाइम होगा, है ना। तो कुल एक पर्सन के लगभग 1 मिनट और 12 से 13 सेकंड है वो एक क्वेश्चन के लिए अपन मान सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है वो आपका 1 मिनट में हो सकता है जिसका अभ्यास है और जिसको तरीका पता है। अब देखो जिसको तरीका ही नहीं पता होता है तो वो अलग बात है, बाकी ये अनुपात है वो आप अंडर 60 सेकंड में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके की संभावना बनती है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ आपसे रेशियो पूछ ले, है ना। तो रेशियो पूछ ले तो कहीं कोई गलती नहीं होगी उसकी कि भाई बहुत बड़ा सवाल दे दिया। तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि कई बार पूंजी के आधार पर एक रेशियो पूछा जाता है, तो वो अगर रेशियो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसका अपन जवाब दे सके। ठीक है साथियों, तो ये बात समझ गए होंगे। अब तो आपके कोई मन में डाउट नहीं है। देखो डाउट है वो किसी प्रकार का अपने को रखना भी नहीं है, हर चीज को अपने को समझना है, प्रयास करना है कि विद कंसेप्ट समझे ताकि आगे फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, है ना। तो ये अपन बात कर रहे थे आपकी रेशियो की। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं आहरण पर ब्याज, है ना। अपन ने पहले बात की थी कि पूंजी पर ब्याज, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा कौन सी पूंजी पर होगा, प्रारंभिक पूंजी पर होगा। जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर पूंजी की ब्याज की गणना की जाएगी। और साथ में मैंने उसके प्रावधान भी बताए थे कि पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है तो उसके लिए अपने को ये प्रावधान ध्यान में रखने होंगे। बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वो उन प्रावधानों को इंक्लूड कर देता है और फिर हमें पता नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो क्या सोचते हैं कि भाई पूंजी पर ब्याज देना ही होता है, लेकिन वहां पर परिस्थितियों को अपने देखना पड़ेगा। जो परिस्थिति जो प्रावधान मैंने पिछले सेशन में आपको बताए थे वहां से एक क्वेश्चन है वो पूरी संभावना है बनने की, है ना। तो इसलिए अपने को जो भी सेशन मैं आपको शेयर करता हूं उनको जरूर आप 100% स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करें, समझे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई कोई काम की चीज नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार उसको जरूर देखें, देखने के बाद वो चीज आपके समझ में आएगी। ठीक है, अब आज के सेशन में और बात कर रहे हैं आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। प्रत्येक साझेदार है वो व्यापार से कुछ राशि है वो विड्रॉल करता है ना। इसलिए साझेदारी अधिनियम क्या कहता है कि आपका कोई भी साझेदार कोई अतिरिक्त पूंजी लेके आता है तो उसको आप ब्याज दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। और कोई साझेदार व्यापार में से अतिरिक्त राशि निकाल लेता है तो उसकी पूंजी पर आप ब्याज लीजिए, ये कहा जाता है। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आहरण पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। अब ये क्या कहता है कि साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती है। कोई भी साझेदार है वो फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, व्यापार से कोई भी राशि निकालता है, चाहे वो नगद हो और चाहे वस्तुएं हैं, वो ड्राइंग कहलाती है, आहरण कहलाती है। साझेदारी संलेख या विलेख में यह उल्लेख होने पर कि साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होगी, आय मानी जाएगी, फर्म के लिए इनकम होगी। जो पूंजी पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। लेकिन आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए इनकम का काम करती है, आय के रूप में जानी जाती है। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आहरण पर ब्याज है वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, यहां से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बनता है। अब देखो आहरण पर ब्याज करने की विधियां, इन विधियों को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है कि आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। क्या क्या विधियां हैं। नंबर 1 है कि जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि है वो आहरित की जाती है। विभिन्न तिथियों पर असमान राशि यानी राशि समान नहीं होती है, कभी 2000 कभी 5000, और आपकी जो तिथियां वो भी विभिन्न होती है। अलग अलग तिथियों पर असमान राशि आहरित की जाती है तो वहां पर आपकी मुख्य रूप से 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो आपकी सरल विधि जिसे सिंपल मेथड कहते हैं और दूसरी आती है आपकी
गुणनफल विधि, जिसे प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ये कब होगी? ये दोनों विधि आपको कब काम में लेनी है? जब विभिन्न तिथियों को असमान राशि अपन आहरित करेंगे, तब अपने को ये काम में लेना। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की जाती है, तब आपको यह विधि काम में लेनी है, और वो है औसत विधि। औसत विधि के दो पार्ट हैं, एक तो मासिक आधार पर समान राशि का आहरण, एक होता है त्रैमासिक आधार पर। त्रैमासिक यानी 3-3 महीने से क्या किया जाता है? समान राशि का आहरण है वो किया जाता है। तो मासिक आधार और त्रैमासिक आधार पर आपकी औसत विधि है वो काम में ली जाती है। कब काम में ली जाएगी? जब अपन आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो दोनों को आप समझ गए होंगे, समान राशि और असमान राशि दोनों का जो पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। अपने को ध्यान में रखना, जब असमान राशि आहरित की जाती है तो वहां पर सरल विधि और गुणनफल विधि काम में आती है, और जब समान राशि आहरित की जाती है तो वहां पर मासिक आधार पर और त्रैमासिक आधार पर औसत विधि है उपयोगी होती है। ठीक है, आप देखते हैं पहली विधि, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित किए गई हो, है ना। विभिन्न तिथियों पर अगर अपन असमान राशि आहरित करते हैं तो पहली विधि आपकी आती है सरल विधि। यह सरल विधि क्या है कि इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज की दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक अवधि का ब्याज है वो निकाल लिया जाता है ना। जितनी अवधि के लिए आपका जो ब्याज बन रहा है, अगर महीनों में है तो महीनों से कर देंगे, और डेज में है तो डेज में उसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आहरण की तिथि से, जिस तिथि से आपने पैसे निकाले हैं उस तिथि से लेकर अंतिम खाते बनाने की तिथि तक आपको क्या करना है? उस अवधि तक का ब्याज है वो कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ और डेज बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12 या 365। अगर ऊपर डेज है तो नीचे 365 आ जाएगा, और ऊपर मंथ है तो 12 मंथ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इन चीजों को जब ध्यान में रखोगे तभी आप सही तरीके से क्या करोगे? अपना जो सवाल है उसका आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे। तो सरल विधि में क्या होता है कि भाई जिस तिथि को आपने आहरण किया उस तिथि से लेकर उस खाते की यानी वर्ष की अंतिम तिथि या जिस तक आप जमा करवा देते हो वहां तक की तिथि का आपको क्या करना है? आहरण पर ब्याज की गणना करनी है ना। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ या डेज बटे 100 मल्टीप्लाई 12 या 365। ये अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड मेथड आती है इसकी। सेकंड मेथड होगी आपकी गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड। इस विधि में आप तालिका बनाकर क्या करेंगे? उस राशि पर ब्याज की गणना करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है? गुणनफल का योग मल्टीप्लाई ब्याज की दर बटे 100 मल्टीप्लाई 12 या 365, है ना। गुणा करके अपने को क्या करना है? अपने को तालिका बनानी पड़ेगी कि भाई इस तारीख को इतना आहरण और कितनी अवधि के लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से अपन तालिका बनाएंगे। आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखेंगे कि भाई किस तरीके से आपको आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि से कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखो एक महत्वपूर्ण सवाल मान लो या एक एग्जाम्पल मान लो कि इस विधि में अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना। देखो इसमें क्या, एक फर्म में साझेदार उसके द्वारा निम्न राशि आहरित की गई है। 31/5/2016 को 2000 और 30/9/2016 को 3000 रुपए। आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है। खाते वो 31/12/2016 को बंद किए जाते हैं। आपको सरल विधि है वो काम में लेनी है। सरल विधि का फॉर्मूला देखो, अभी मैंने आपको बताया था सरल विधि का ये फॉर्मूला, अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ और डेज बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12 या 365 डेज, है ना। तो यहां पर अपन अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ना, पहले अपन लिखेंगे
सूत्र। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ या डेज बट्टे 365 और मल्टीप्लाई 12। ये इसका फॉर्मूला है, अमाउंट विड्रॉल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ बट्टे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, कि अमाउंट विड्रॉल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ या डेज बट्टे 365 मल्टीप्लाई 365 नहीं, यहाँ पे 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फर्स्ट में क्या होगा, कि फर्स्ट में क्या है कि भाई 31/5/2016 को 2000 रुपए आहरण किए गए, तो 2000 मल्टीप्लाई 31/5, तो अपने को 6 से गिनना है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हो गए, तो 7/12 और मल्टीप्लाई रेट कितनी है 12%, तो 12/प्रतिशत हटाते हैं तो 100 है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 100। तो देखो ये 12 से ये 12 कट गया, और ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कट गई, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, और ये आपके हो गए 140। सेकंड है, तो सेकंड में अमाउंट कितनी होगी, सेकंड में है 3000 रुपए आहरण कर रहा है ना, तो 3000 मल्टीप्लाई कब से 30 सितंबर है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3/12 मल्टीप्लाई परसेंट है आपकी 12 और बटा 100, ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु, ये 12 से 12, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 90 रुपीज है ना। तो दोनों में ही आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो अमाउंट है वो कितनी आएगी 140 रुपए, और 90 रुपए है वो ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल है वो आपका सरल विधि से, कौन सी विधि है, सरल विधि है, जिसको क्या कहते हैं आसान। जब इसका नाम ही सरल है तो निश्चित रूप से सरल ही है ना, तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं प्रैक्टिस है वो जरूरी है, किसी भी काम को करते हो तो उसके लिए अभ्यास है वो जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, उतने ही ज्यादा आप उस काम में महारत हासिल कर सकोगे, ठीक है साथियों। तो ये था एक और शानदार और लाजवाब सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से जो आज का सेशन है छोटा जरूर होता है ना, छोटा तो मैं इसलिए रखता हूं ताकि आप ज्यादा बोर ना हो, क्योंकि एक ही चीज पढ़ते हो, वैसे पूरे दिन आप पढ़ते रहते हो और एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके मन में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो आपको जो पोर्शन है वो पढ़ा रहा हूँ, और अपना जो टारगेट है उस समय तक अपन कंप्लीट कर भी लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई ड्यूरेशन कम है तो आप कमेंट करके बताएं, और जो साथी जुड़ रहे हैं वो टाइम भी सजेस्ट करें कि भाई कौन से टाइम पर और कितनी जो ड्यूरेशन है वो उसको बढ़ा दे, 1 घंटा करें 1.5 घंटा करें, तो वो चीज़ आपको सारी सजेस्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो सिलेबस है वो बढ़ाते हुए चलेंगे और निर्धारित समय पर अपना जो पाठ्यक्रम है उसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये था आज का सेशन, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में वीडियो को साथियों के साथ जरूर शेयर कर दे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।